गुड मॉर्निंग, मैं प्रोकर रामावणिया आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर बात करते हैं आरएनए संसार के बारे में। आरएनए संसार, आरएनए वर्ल्ड। देखिए, आरएनए वर्ल्ड का मतलब ये होता है कि इस प्रकृति के अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ हम अपने अभी बात की डीएनए आरएनए दो प्रकार के पाए जाते हैं। इन दोनों में से पहले कौन सा पदार्थ बना, डीएनए पहले बना या आरएनए पहले बना? तो हम यहां पर ये बात करते हैं कि जो आनुवंशिक पदार्थ है, पहला जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या होता है? आरएनए होता है। इसी को आरएनए संसार कहा जाता है। मतलब इस संसार के अंदर आरएनए आनुवंशिक पदार्थ पहले अस्तित्व में आया, इसलिए इसको आरएनए संसार कहा जाता है। अब यहां साइंस है, कोई चौथी बात तो है नहीं कि आरएनए पहले आया या डीएनए पहले आया। आपको बोल दिया कि आरएनए पहले आया, हमने मान लिया, ये तो असंभव है। तो इसके लिए कुछ हम कारण जानने का प्रयास करते हैं कि आरएनए पहले आया है, ये हम कैसे समझ सकते हैं या इन चीजों को हम कैसे मान सकते हैं। हम तो कह सकते हैं कि नहीं डीएनए पहले आया, कोई कह सकता है नहीं आरएनए पहले आया। तो इसको समझने के लिए हम एक तो बिंदु के ऊपर बात करते हैं कि आरएनए पहले आया और डीएनए बाद में आया। ऐसा किस तरह से हुआ, किस प्रकार हुआ? तो देखिए, पहला बिंदु, सबसे पहले बात करते हैं कि आरएनए अस्थायी होता है। अभी हमने बात की, तो आरएनए अस्थायी होता है। आरएनए अस्थायी है, इसका मतलब जो स्थायी अणु बना है वो इस अस्थायी से बना होगा। प्रकृति के अंदर कई तरह के सरल से जटिल अणु बने, कई अस्थायी से स्थायी अणु बने। तो स्थायी से अस्थायी अणु थोड़ी बात कम हजम होती है, लेकिन अस्थायी है, अस्थायी कभी ये बन गया, कभी ये बन गया, कभी वो बन गया। तो अस्थायी से स्थायी अणु बनना स्वाभाविक है। तो हम ये कह सकते हैं डीएनए से पहले क्या बना? आरएनए। यही तो हम बात करना चाह रहे हैं कि पहले क्या बना। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि पहले कौन आया अस्तित्व में? आरएनए आया। तो आरएनए अस्थायी है, इस कारण आरएनए से डीएनए का विकास हुआ। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आरएनए से डीएनए का विकास हुआ होगा। अब इसको हम इस तरह से जोड़ के समझते हैं। अभी हमने बात की आरएनए के अंदर म्यूटेशन अधिक होता है, म्यूटेशन अधिक होता है, इस वजह से ये जो जीव होते हैं इनकी जीवन अवधि कम होती है। ये जीव वो सरल होते हैं। तो हम ऐसे जोड़कर बात कर सकते हैं कि सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास हुआ। तो सरल जीवों के अंदर क्या है? आरएनए। जटिल जीवों के अंदर क्या है? डीएनए। तो ये तो बात हमें जच रही है कि सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि जटिल जीवों से सरल जीवों का विकास हुआ, ये तो उल्टा हो गया, ये मानने वाली बात भी नहीं है। तो सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास हुआ, उसी तरह से सरल अणु से जटिल अणु का विकास हुआ या अस्थायी से स्थायी अणु का विकास हुआ। तो हम कह सकते हैं आरएनए से डीएनए का विकास हुआ। नेक्स्ट, दूसरा बिंदु है डीएनए के अंदर जो 2 नंबर कार्बन है, डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है और उसमें जो 2 नंबर कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है। अभी हमने बात की, इस वजह से ही तो यह अस्थायी होता है, इस वजह से तो आरएनए है वो अस्थायी होता है। तो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड में 2 नंबर कार्बन पर एक ऑक्सीजन कम होती है। तो एक कोई अणु है, अणु के अंदर कोई पदार्थ जुड़ता है, चलो जुड़ भी सकता है, लेकिन एक अणु से पदार्थ निकल गया, ये ज्यादा सटीक लगता है, ये ज्यादा ठीक है। कोई जैसे हमारे इसके अंदर इतने अणु है, अणु निकल गया, निकल तो सकता है, इसके अंदर था वो निकल गया। अब हम ऐसे कहते हैं ये था, इसके अंदर वो अणु इसके अंदर आके ऐड हो गया, तो ये बात हो सकता है, लेकिन थोड़ा गले कब उतरती है। समझने के हिसाब से जैव विकास की बात करते हैं, जो पदार्थ उसमें से अलग हो सकता है, ये स्वाभाविक प्रोसेस है, ऐड भी हो सकता है। लेकिन यहां पर हम ये कह सकते हैं कि आरएनए के अंदर तो हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है, मतलब 2 नंबर कार्बन पर ऑक्सीजन पाई जाती है। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे उसमें से एक ऑक्सीजन बाहर निकल गई। अब एक ऑक्सीजन बाहर निकल गई तो उसी से किसका निर्माण हुआ? डीएनए का निर्माण हुआ। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें 2 नंबर कार्बन पर जो ऑक्सीजन होती है वो कम होती है। इसका मतलब ये प्रूव हो जाता है कि डीएनए का विकास किससे हुआ? आरएनए से होता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि एक ऐसे अणु आरएनए में ऑक्सीजन की कमी हुई होगी और किसका विकास हो गया? डीएनए का विकास हो गया। नेक्स्ट, एक और तथ्यात्मक बात करते हैं कि एक जैसे मान लो एक रस्सी का उदाहरण लेते हैं। एक रस्सी को बढ़ते हैं, उसको घूमते हैं,
तो रस्सी को बनाने के लिए 2 सूत्र चाहिए। एक सूत्र है, हालांकि वो धागा है, ठीक है, लेकिन रस्सी तो नहीं है। रस्सी को बनाना है तो कम से कम 2, 3, 4 सूत्र चाहिए और सबको मरोड़कर उसका कुंडलन करके उसको चाहे आप वामावर्त करो चाहे दक्षिणावर्त कुंडलन करके हम रस्सी बनाते हैं। तो एक रस्सी का निर्माण करने के लिए पहले हमारे पास एक धागा होना चाहिए, तो ही हम रस्सी की कल्पना कर सकते हैं। तो वो बात यहां पर लागू होती है कि डीएनए में 2 सूत्र होते हैं जबकि आरएनए में 1 सूत्र होता है। तो 2 सूत्रों का निर्माण करना है तो एक सूत्र तो हमारे पास होना चाहिए, पर एक सूत्र होगा तो ही 2 सूत्रों का निर्माण कर पाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए के अंदर 2 सूत्र पाए जाते हैं और 2 सूत्र मिलकर जब डीएनए का निर्माण करते हैं, इसका मतलब डीएनए से पहले एक सूत्र प्रकृति में मौजूद था, उसी को आरएनए के नाम से जाना जाता है। तो 2 सूत्र वाला जो पदार्थ है जिसको डीएनए कहते हैं, इससे पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि एक सूत्र वाला पदार्थ प्रकृति में बने। 2 सूत्र वाला पदार्थ बने उससे पहले प्रकृति के अंदर एक सूत्र वाला पदार्थ भी होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति के अंदर आरएनए का निर्माण पहले हुआ और आरएनए से किसका विकास हुआ? डीएनए का विकास हुआ। इसी को हम आरएनए संसार कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? आरएनए संसार। आरएनए संसार का मतलब ये हुआ कि इस संसार के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर जो 2 प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ है उसमें से जो आरएनए है वो पहले अस्तित्व में आया। अब इसके वर्तमान में विज्ञान ने काफी कुछ खोज कर ली है। तो कई उपापचय क्रियाओं के अंदर, कई एंजाइम्स के अंदर, कई संवर्धन के जो प्रोसेस है, इस दौरान हमने ये सब चीजों का पता कर लिया कि डीएनए से पहले इस प्रकृति के अंदर आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आरएनए अस्तित्व में आया या आरएनए का निर्माण प्रकृति में डीएनए से पहले हुआ। जीव विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ बायोलॉजी, ये जो सिद्धांत है ये 1958 के अंदर फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दिया गया। वैज्ञानिक का नाम क्या है? फ्रांसिस क्रिक। और इनका जो सिद्धांत है इसको सेंट्रल डोगमा सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और यह सिद्धांत जो है ये जीव विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत है। मतलब एक जीव के अंदर मूलभूत रूप से ये क्रियाएं होती है, या हम ये कहें कि जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं, आनुवांशिक सूचनाओं का जो फ्लो है, आनुवांशिक सूचनाओं का जो प्रवाह है, आनुवांशिक सूचनाओं का जो बहाव है वो एक निश्चित क्रम में होता है। आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह एक निश्चित क्रम में होता है। इसी को हम सेंट्रल डोगमा सिद्धांत कहते हैं। अब इसका क्रम क्या रहेगा? क्रम ये रहेगा कि सबसे पहले तो डीएनए बनेगा, डीएनए से डीएनए बनेगा, फिर डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। ये जीवों के अंदर जो भी आनुवंशिक सूचना है उनके प्रवाह का यह निश्चित क्रम रहेगा। सबसे पहले डीएनए बनेगा, फिर आरएनए बनेगा और प्रोटीन बनेगा। इसी को सेंट्रल डोगमा सिद्धांत कहा जाता है। फ्रांसिस क्रिक ने 1958 के अंदर यह सिद्धांत दिया। अब देखिए, जैसे किसी जीव के अंदर डीएनए है तो सर्वप्रथम डीएनए से क्या बनेगा? डीएनए। तो डीएनए से डीएनए जो बनेगा इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहा जाता है या प्रतिकृति कहा जाता है। जीवों के शरीर के अंदर होने वाली यह जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक जैव अणु जैसे डीएनए वो अपने समान हूबहू अपने समान नया अणु बनाता है। ऐसी क्षमता हर किसी के अंदर नहीं होती, किसी में भी नहीं होती। प्रकृति के अंदर ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें यह क्षमता पाई जाती है। तो डीएनए अपने समान डीएनए बनाता है, अपनी कॉपी तैयार करता है, अपनी प्रति तैयार करता है। इसी को रेप्लिकेशन कहा जाता है या प्रतिकृति कहा जाता है। छोटी सी परिभाषा पूछ लिया जाए, प्रतिकृति क्या है? तो डीएनए के अंदर अपने समान हूबहू कॉपी निर्माण की क्षमता पाई जाती है, या डीएनए में वह क्षमता पाई जाती है वो अपने जैसा नया डीएनए बना ले। इसको प्रतिकृति या रेप्लिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, डीएनए से आरएनए का निर्माण। डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। तो डीएनए से जो आरएनए बनेगा ये जो प्रोसेस है इसको ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहा जाता है। डीएनए से आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहलाता है। अब आरएनए से प्रोटीन का निर्माण, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण ट्रांसलेशन या अनुवादन कहलाता है।
तीनों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इस पार्ट के अंदर तीनों प्रोसेस के बारे में डिटेल से बात करनी है, जिसमें हमें ऐसे 4-5 दिन का टाइम भी लगेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी जीव के अंदर। हम यदि मनुष्य की बात करते हैं, ये तीनों प्रोसेस मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएनए से डीएनए का निर्माण, फिर डीएनए से आरएनए का निर्माण, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण, ये जीव के मूलभूत प्रोसेस है। इसलिए इसको हम इस पार्ट के अंदर डिटेल से पढ़ने वाले। तो देखिए, टेमी नामक वैज्ञानिक आते हैं, वो क्या कहते हैं कि कुछ विषाणुओं के अंदर आनुवंशिक सूचनाओं का फ्लो इस दिशा में नहीं होता। मतलब अपवाद हो गया। अपवाद सब जगह होते हैं। देखो, कोई भी काम किया जाता है, किसी भी तरह का काम, ये तो चलो हम जीव विज्ञान की बात कर रहे हैं, इसके अलावा आप यदि भौतिक स्पेस की बात करते हैं, तो जैसे मान लो कोई भी आदमी मकान भी बनाता है ना, तो वहां पर जो आदमी बनाना चाह रहा है, जो बना रहा है, वो अपना 100% देता है। कोई भी पर्सनल मकान बनाएंगे, पूरा अच्छा से अच्छा बने, वो कोशिश करेगा, लेकिन उसमें वो अपवाद आ जाते हैं, मकान बनने के बाद आ जाते हैं, पहले आ जाते हैं। वो बोलते हैं भाई साहब ये क्या किया, ये तो ठीक नहीं है, ये आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे जिसको हम रायचंद कहते हैं। मकान बना लिया, इसके बाद में कई बार ऐसी बातें होती है, हालांकि वो बातें उनको नहीं बोलनी चाहिए, मकान बनने के बाद में नहीं बोलनी चाहिए। पहला यदि बोल देते, पहले बोलते हैं, और यदि उनको अच्छा लगेगा तो उसको सुधार कर देंगे, नहीं लगेगा तो वो उनकी मर्जी, लेकिन बनने की बात में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये रायचंद, ये जो ज्ञानी, जो पॉकेट में ज्ञान देने वाले आ जाते हैं और बोलते हैं भाई साहब मकान तो आपने बहुत ही शानदार बनाया है, लेकिन ये खिड़की की साइज थोड़ी छोटी है। यदि छोटी हो तो बोलेंगे छोटी है, बड़ी हो तो बोलेंगे बड़ी है, दोनों तरफ। और आपने कितना ही शानदार मकान बना लिया हो, कहीं न कहीं वो उसमें कमी निकालने का प्रयास करते हैं। दरवाजा बना दिया, तो मकान तो बहुत ही बढ़िया बनाया है, खर्चा भी काफी कर दिया, लेकिन इस दरवाजे के ऊपर यदि एक वेंटिलेटर होता, वेंटिलेशन होता, तो मकान बनता जिसका नाम। ये लोग मतलब हम कुछ नहीं कर सकते इन लोगों को। ये तो फ्री में ज्ञान बांटते घूमते फिरते हैं, आज अपने को ज्ञान दिया, कल किसी और को ज्ञान देंगे, उनका धंधा यही है, उनका काम यही है। ये जो फ्री में सलाह देने वाले जो लोग होते हैं, इनसे हमें भी सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे अपवाद हर जगह और हर समाज के अंदर पाए जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से अपवाद अपने इस स्टडी के अंदर भी है। किसी भी सब्जेक्ट में, मैं कोई जीव विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, हर जगह ऐसे अपवाद होते हैं। किसी भी फील्ड में काम करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे, हर जगह अपवाद पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये टेमी नामक वैज्ञानिक आते हैं और ये कहते हैं भाई साहब आपने जो बातें बताई है वो सब जगह सटीक नहीं होती, हमारे विषाणुओं में भी ऐसा नहीं होता। ये बोलते हमारे विषाणुओं में ये जो आपने दिशा बताई है, ये दिशा है, इस दिशा में आनुवंशिक सूचना का बहाव नहीं होता। तो इन्होंने क्या कहा कि इन विषाणुओं के अंदर ये जो बहाव है, ये इसके विपरीत होता है। जो आप बता रहे हो इसके विपरीत होता है। तो होता है, तो इसको टेमी ने दिया यह सिद्धांत, या टेमी ने ये बात बताई, इसलिए इसको टेमिनिज्म कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं टेमिनवाद। अब ये प्रवाह उल्टा हो गया तो इसको विपरीत प्रवाह भी कहते हैं। इसमें जो अनुलेखन का विपरीत प्रोसेस है, इसलिए इसको विपरीत अनुलेखन भी कहा जाता है। अब इसके उदाहरण देखो, HIV वायरस, TMV टोबैको मोजेक वायरस, इन्फ्लुएंजा इसका वायरस और पोलियो वायरस। मतलब ऐसे जिसमें उल्टा चलता प्रोसेस, उल्टा बैक पश्च। इसलिए ये जो विषाणु है, इनकी एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं पश्च विषाणु। ये सभी क्या है? पश्च विषाणु। अंग्रेजी में कहा जाता है इसको रेट्रो वायरस। इनकी ये अलग ही श्रेणी है, रेट्रोवायरस या पश्च विषाणु, इसके अंतर्गत इन सभी को रखा गया। और ये जो प्रोसेस है सेंट्रल डोग्मा के विपरीत काम करता है, इसलिए इसको रिवर्स डोग्मा कहा जाता है, विपरीत डोग्मा भी कहा जाता है। तो इस तरह से देखिए, हमने इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर आरएनए संसार, मतलब आरएनए डीएनए में पहले कौन आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, और जो सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत है उसके बारे में डिस्कस किया। हालांकि इसको डिटेल से हम आगे रेप्लिकेशन के बारे में अलग से पढ़ेंगे,
अनुलेखन के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, अनुवादन के बारे में हम अलग अलग टॉपिक वार बिंदुवार पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये सेंट्रल डोगमा जो सिद्धांत है इसका क्या है, सारांश है। यदि छोटा प्रश्न बन जाए कोई परिभाषा तो आप यहां से उसका उत्तर दे सकते हैं। और ये टेमिनवाद है, प्रश्न यहां से बन सकता है। अपवाद जो होते हैं प्रश्न वहां से ज्यादा बनते हैं, कहीं पर भी अपवाद हो, क्योंकि सीधी सच जो बात होती है वो तो हर कोई व्यक्ति पढ़ता है, हर किसी के दिमाग में होती है। लेकिन कहीं पर कोई अड़चन है, कहीं पर भी कोई अपवाद है, कहीं पर भी कोई उल्टा सुल्टा लिखा हुआ है, तो वो हर कोई पढ़ता भी नहीं है, पढ़ता है तो वो याद रहे ये भी कोई जरूरी नहीं है। इसलिए यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसमें आप परिभाषा और सिद्धि है कि इसके विपरीत जो प्रोसेस है उसको टेमिनिज्म कहा जाता है। ये अलग अलग नाम है, ये जो प्रोसेस है इसके उल्टे ही नाम है। तो याद क्या रखना है, याद ये उदाहरण रखने, HIV, TMV, इन्फ्लुएंजा और पोलियो, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं, पश्च विषाणु के अंदर आते हैं। इस प्रोसेस को रिवर्स डोगमा कहा जाता है। तो इस प्रकार आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। आप सभी ने सुना मन लगाकर और आपने नोट्स भी बनाए होंगे, तो आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।